नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए आप अपने सारे लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लक्ष्यों के हिसाब से अपने निवेश को बांटें और सही तरीके से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। तो क्या होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कैसे कर सकते हैं आप सही निवेश? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज्ड रिटर्न दोनों में क्या फर्क होता है? घर खरीदने के लिए चाहिए पैसे, म्यूचुअल फंड निवेश में से पैसे निकाले या फिर पीएफ से? निपॉन लार्ज कैप स्कीम में नेगेटिव रिटर्न, तो क्या रोक दे निवेश? और फंडनामा में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि 3 साल के लिए डेट फंड की कौन सी कैटेगरी निवेश के लिए बेहतर है। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हो स्वाति, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छी हैं। और आज हम सारे सवालों के जवाब दें, ठीक से बस यही है इरादा। ज़रूर। पहला सवाल लेते हैं। सुदेश वर्मा जी हमारे साथ बोकारो से फ़ोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सुदेश जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं सर? सर से जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब इंडिया में थे तो उनकी एसआईपी हमने शुरू की थी, वो चल रही है और वो मेरे अकाउंट से ही वो उसका पैसा कटता है। अभी वे लोग बाहर चले गए हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो वो लोग वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो हम एक लमसम अमाउंट उसी एसआईपी में डाल सकते हैं या नहीं, जो उनके नाम पे चल रही है? बताइए हर्ष, ऐसा करना क्या मुमकिन है? और अगर हाँ तो फिर क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का कुछ रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा कुछ करने का? वेल स्वाति, अगर हम इनका सवाल समझें तो बहुत क्लियर है कि जब ये बाहर गए थे बच्चे पढ़ने के लिए या काम पे, उसके पहले जो ये एसआईपी कर रहे थे उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अपने खुद के अकाउंट से कर रहे थे। तो एट दिस मोमेंट कोई भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इनके बच्चे बाहर गए हैं और ये यहाँ पर ही है और अपने अकाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि बच्चे बाहर से पैसे हैं यहाँ भेज रहे हैं और वो निवेश कर रहे हैं। अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर बच्चे अपने खुद के इंडियन बैंक अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो ये ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर मेरे बच्चे अपने खुद के अकाउंट से यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब वो बाहर जा चुके हैं तो क्या करें। तो वेल वो सिचुएशन में हम बता के रखेंगे क्योंकि आगे जाके शायद ये सिचुएशन आ जाएगी। तो बच्चे अपना जो इनका इंडियन सेविंग्स अकाउंट था अभी, वो उसे कन्वर्ट करना होगा अगर इनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है। अगर वो एनआरआई हो जाते हैं तब इन्हें अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट जो यहाँ पे है उसका स्टेटस अपडेट करके या तो एनआरओ या तो एनआरई, जो भी ऐसे उनका अकाउंट, एनआरई तो नया खुलना होगा और अपना सेविंग्स अकाउंट को वो एनआरओ स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां से भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन्हीं एसआईपीज में जो पहले से चल रही थी। सिर्फ इतना होगा कि अगर यूएस एंड कनाडा सिटीजन हैं तो उन्हें एडिशनल डिक्लेरेशन देने रहते हैं, तो वो डेफिनेटली फुलफिल करके जो भी फंड हाउस यूएस और कैनेडियन रेसिडेंट के इन्वेस्टमेंट्स लेती हैं उनमें वो निवेश करना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल इनका जो सवाल है उसमें ये है कि क्योंकि ये अपने खुद के बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि बच्चों के, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और वो वैसे का वैसा कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सुदेश जी, जवाब मिल गया? जी थैंक यू मैम। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे वासुदेव जी उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। वासुदेव जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मुझे डेट फंड के बारे में पता करना था। एक्चुअली मैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन को मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ, काफी सीखने को मिलता है। अच्छा। और बेसिकली जो बिरला सन लाइफ का बैंकिंग एंड पीएससी फंड और एचडीएफसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 2-3 साल के हेराइजन के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन जो पेंडिंग जो आपका कोविड के समय में सिचुएशन का वजह से इसको रिडीम कर लिया था। तो मैं इसे समझना चाह रहा हूँ कि अभी क्या सही टाइम है कि इन 2 फंड में दोबारा इन्वेस्ट करूँ या दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट डेट फंड में
इन्वेस्ट करूं। आपने इनकी एनएवी ट्रैक की है, अभी पहले से कम है? अभी मैं चेक नहीं किया हूँ, अभी थोड़ा सिचुएशन मुझे लगा था कि मार्केट का कंडीशन तो थोड़ा स्टेबल नहीं है, अच्छा, इसलिए थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। जब आपने पहली दफा निवेश किया था वासुदेव जी, तो क्या था लक्ष्य उस वक्त? कितने वक्त के लिए सोच के किया था? मैं 3 साल के लिए किया था, बच्चा का एजुकेशन पर्पज के लिए। अच्छा, हालांकि मुझे गेन था, ठीक ठाक गेन था, लेकिन सिचुएशन थोड़ा खराब हो रहा था तो मैंने रिडीम कर लिया था। ओके, बताइए हर्ष, अमूमन हम कहते हैं कि लक्ष्य बना के निवेश करो और उसके बाद बाजार में जब उठापटक होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे निवेश पर देखने को मिलता है, और कई लोग ऐसे में पैसे निकाल लेते हैं अगर वो प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, उनको डर है कि अभी नीचे जाएगा यहाँ से। तो क्या करना चाहिए? ये स्ट्रैटेजी एक तो पहली बात कैसी है, और दूसरा इस दोनों पर्टिकुलर फंड में क्या दोबारा निवेश करने का सही वक्त है? सर स्वाति देखिए, इनके सवाल में एक पॉइंट था कि इन्होंने जो बैंकिंग पीएसयू फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट किया है, ये पैंडेमिक के टाइम पर निकाला था। तो 2 कारण हो सकते हैं जो हमने अक्सर देखा है हमारे इन्वेस्टर्स के साथ भी। एक है ऑफकोर्स पैसों की जरूरत आ गई थी क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत सारे पे कार्ड, जॉब लॉसेस हुए थे, तो एक उन कारण से लोगों ने पैसे निकाले थे। और दूसरा जो डेट फंड से विड्रॉल रिडेम्पशन हुआ था, वो काफी हद तक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ जो डेट स्कीम्स में हुआ है, वो देखते हुए भी काफी लोगों ने घबरा के अपने पैसे निकाले थे। तो ऐसी सिचुएशंस में आप निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई कारण है जिसके तहत आप निकाल रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल था, क्या नॉर्मल सेंस में जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, कोई लक्ष्य को बना के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मार्केट की वोलेटिलिटी को देख के हमें पैसे निकालने चाहिए? तो उसका जवाब ऑब्वियसली ना है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहने वाली है। डेट मार्केट में भी वोलेटिलिटी रहेगी, इक्विटी में भी रहेगी। इनफैक्ट अगर हम रिसेंटली देखें तो डेट मार्केट में ऑलमोस्ट फ्लैटिश रिटर्न्स हैं, कई जगह तो इवन थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न भी आपको लास्ट 3-4 महीनों में देखने मिल गया होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म का है, अगर आपको जरूरत अभी नहीं है पैसों की, तो ऑफ कोर्स ये सारी वॉलेटिलिटी को आपको ध्यान में नहीं रखना है और इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अभी अगर हम इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी की बात करें, क्योंकि ये डेट फंड्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट सिंपल है कि आरबीआई बहुत सारे कदम उठा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबलाइज करें और धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएं। तो जो इनका सवाल था, क्या मैं वापस इन्वेस्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, बेशक, आपको कोई डर नहीं है। आप इन्हीं बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जिसमें आप पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, जो स्कीम्स आपने सिलेक्ट की है इन दोनों कैटेगरीज में, उसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी आप ध्यान रखिए कि फिर से ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है, अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो विड्रॉ मत करिएगा। अगर और कोई कारण है तो उसे इवैल्यूएट करें। सिर्फ मार्केट की घबराहट को देख के, वॉलेटिलिटी को देख के आप रिडीम मत करिएगा। ओके वासुदेव जी, अच्छा इनका एक सवाल ये भी था कि आपका नज़रिया क्या है अभी शॉर्ट टर्म और लो ड्यूरेशन डेट फंड्स के ऊपर? सो देखिए, जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है या लो ड्यूरेशन फंड है, शॉर्ट टर्म पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो एवरेज मेच्योरिटी है, जो रेगुलेटर द्वारा भी बताई गई है, वो करीबन 2 से 3 साल के बीच में होती है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट ये स्कीम्स करती हैं, उनके पेपर्स जो इन्वेस्टमेंट है, उनका एवरेज मेच्योरिटी होगा 2 से 3 साल के बीच में। लो ड्यूरेशन जो है वो करीबन 1 साल की मेच्योरिटी रहती है। और जो बैंकिंग पीएसयू फंड है, उसमें आप देखेंगे कि एवरेज मेच्योरिटी करीबन 4 इयर्स की रहेगी। तो सिर्फ अगर हम ड्यूरेशन साइड में हटा दें तो बाकी सारी जो चीजें हैं वो क्रेडिट क्वालिटी पे आ जाती है कि भाई वो किस तरह के पेपर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपको पैसे अगर 1 साल के लिए चाहिए, तो आप फिर बैंकिंग एंड पीएसयू फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में मत रखें, आप उसे लो ड्यूरेशन में रखें। अगर आपको 2-3 साल के टाइम होराइजन का आपका लक्ष्य है कि 2-3 साल बाद चाहिए पैसे, तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है आपके पास। अगर उससे थोड़ा ज्यादा आप रख सकते हैं तो बैंकिंग पीएसयू या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स है। तो इस तरह सोचते हुए आपको अपना एलोकेशन करना है। इनफैक्ट हम ये मानते हैं कि अगर आपको ये लक्ष्य एकदम क्लियर नहीं है, सिर्फ है कि मुझे डेट एलोकेशन करना है, तो शॉर्ट टर्म फंड्स जो है वो बहुत अच्छी कैटेगरी है अपने डेट एलोकेशन के लिए। ओके, अगला सवाल सुभाषीष जी का लेते हैं। सुभाषीष जी नमस्ते। Thank you, ma'am, for the call. And yes, tell me, ma'am. जी, आपका सवाल निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड से जुड़ा हुआ है। Not exactly. Actually, it's related to that as well as the multi-cap things also, whatever I have. अच्छा, तो पहला सवाल, आपके पोर्टफोलियो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंड है। लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है। तो पहला जानना ये चाहते हैं आप कि पोर्टफोलियो पे कुछ बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं? Yes. बताएं हर्ष।
वेल इनका जो कंसर्न वो एकदम क्लियर है कि इनका जो निपॉन फंड है, जो म्यूचुअल फंड इनकी स्कीम जो इनके पोर्टफोलियो में है, उसमें इन्हें नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, बाकी सब में फिर भी पॉजिटिव है। तो एक हमने ये भी देखा है कि निपॉन की जो ज्यादातर स्कीम्स हैं वो रिसेंट पास्ट में बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है। तो मेरा सजेशन इनके लिए रहेगा कि निपॉन की इस लार्ज कैप फंड से निकल जाएं और एक इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, क्योंकि अगर हम इनकी बाकी स्कीम्स देखें, एक्सिस ब्लू चिप है इनके पास, मिड कैप है, ईएलएसएस स्कीम्स है, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है। तो मेरे ख्याल से एक पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड ये लार्ज कैप फंड की जगह पर अगर इंक्लूड करते हैं तो इनके पोर्टफोलियो को अच्छा बैलेंस मिलेगा। इंडेक्स फंड में ये एक सेंसेक्स प्लान चूज कर सकते हैं, आईसीआईसीआई थ्रू इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। बाकी जो इनकी स्कीम्स हैं वो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी चेंजेस वैसे करने की जरूरत है। जो इनके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं कि एक ही फंड हाउस के 3 और 2 फंड्स हैं, मतलब 2 फंड हाउसेस के बीच में उन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाया है, क्या ये सही है? देखिए स्वाति, इसमें दोनों राय है, दोनों तरफ का एक argument है। एक है कि आपका अगर एक फंड हाउस अच्छा कर रहा है तो क्यों ना हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में आपको हम इन्वेस्ट करें। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड है तो लार्ज कैप में अच्छा कर रहा है, एक्सिस मिड कैप फंड है वो मिड कैप कैटेगरी की अच्छी स्कीम है, ईएलएसएस है, एक्सिस लॉन्ग टर्म वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है। तो क्यों ना हम एक ही फंड हाउस में क्यों ना हम पैसे लगाएं। और दूसरा थियरी ये है कि जब 40 म्यूचुअल फंड्स आपके पास हैं, हर फंड मैनेजर का एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग होता है, एक अलग अलग साइकिल्स आते हैं इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर की लाइफ में भी। तो माई जो मेरा जो सजेशन है वो ज्यादा इस तरफ झुकाव रखता है कि आपको स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कारण से एक फंड हाउस का बुरा वक्त आता है तो आप कम से कम दूसरे फंड मैनेजर्स की भी आप एक्सपर्टीज ले रहे हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने ऑलरेडी निवेश कर रखा है तो इसमें चेंजेस करने का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आगे जाते हुए अगर और कोई स्कीम जोड़ें या रिव्यू करें, जैसे अभी निपॉन की स्कीम रिव्यू कर रहे हैं तो हमने आईसीआईसीआई की एक स्कीम दी है, वैसे ही आगे जाते हुए अगर कोई स्मॉल कैप जो एसबीआई स्मॉल कैप इनके पास है, कभी इन्हें लगे कि मुझे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ और स्कीम चाहिए, तो तब आप स्विच करके एक दूसरे फंड हाउस को ले लें। फिलहाल बने रह सकते हैं हम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजेस हम नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाते हुए ध्यान रखें अलग फंड मैनेजर्स को अपने पैसे देंगे तो इनके लिए ज्यादा बेहतर है। ओके, चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटी से हर्षवर्धन रूंगटा। अगला सवाल मानस रंजन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। मानस जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? Very good evening. जी Thank you so much for taking my question. So I'm talking from Pune. ओके, बताएं आपकी उलझन क्या है मानस जी? So I have sent out a question to know कि मेरा जो अभी म्यूचुअल फंड है पोर्टफोलियो है, is that a good shape? Is that in good shape? और आपकी राय जानना चाहूँगा। और सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब मैं कुछ होम प्रॉपर्टी लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट श्योर कि शुड आई विथड्रॉ सम अमाउंट from the mutual fund which I have been investing for last 5 years, okay, or should I withdraw the amount from my personal PF account? So I need a very precise suggestion. ये जब निवेश शुरू किया था तो प्लान नहीं किया था कि घर खरीदना होगा 5 साल के बाद, तो पैसे कहाँ से निकलेंगे? नहीं, that was not in my mind. अच्छा ठीक है, बताइए कुछ और सवाल आपको करने हर्ष इनसे इस सवाल का जवाब देने के पहले? जी हाँ स्वाति, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग इनका इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और एक प्रोविडेंट फंड है जी, पैसों की जरूरत है, घर का डाउन पेमेंट करना है। हाँ जी, डाउन पेमेंट करना है, पैसे चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से निकालेंगे। अब ये सवाल उठता है कि मैं म्यूचुअल फंड से निकालूं कि पीएफ। अब ये डिपेंड करेगा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे थे कि अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, रिटायरमेंट कितना दूर है, मतलब कितने साल आपके पास है, कोई है, प्रोविडेंट फंड का बैलेंस क्या है। तो ये चीजों से हमें एक अंदाजा आएगा कि एसेट एलोकेशन क्या चल रहा है आज की तारीख। मान लीजिए मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये, ताकि मानस जी भी सुन ले कि अगर आपका रिटायरमेंट आगे 10-15 साल और है आपके पास रिटायरमेंट के लिए,
तो जाहिर सी बात है कि आप म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम मानते हैं कि उसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। पीएफ, अगर आपका रिटायरमेंट मान लीजिए 2 या 5 साल में अगर आपका रिटायरमेंट होने वाला है, तो शायद आप पीएफ कंटिन्यू करके म्यूचुअल फंड से रिडीम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो कहाँ से रिडीम करूं, बहुत हद तक डिपेंड करता है एसेट एलोकेशन और कितना टाइम और किस लक्ष्य इनकी किया जो था। उम्र है वो 36 साल है, तो ये है कि रिटायरमेंट में अभी वक्त है। हाँ, तो देखिए, अगर रिटायरमेंट और ये पैसे रिटायरमेंट के लिए तो अभी घर की डाउन पेमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू करेंगे इसी कारण से, क्योंकि रिटायरमेंट अभी और 20 साल आगे है। तो 20 साल में जो हम रिटर्न्स आपके म्यूचुअल फंड इक्विटीज एसेट्स से हमको रिटर्न मिलेंगे, वो पीएफ से नहीं मिलेगा। तो पीएफ से अभी निकाल लें, डाउन पेमेंट यूज कर लें और इक्विटी को कंटिन्यू रहने दें। अगर और कोई कारण से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो जैसे मैंने कहा कि 2-4 साल में अगर जरूरत है, तो ऑब्वियसली आप म्यूचुअल फंड से निकालें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप पीएफ में रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो ये दोनों सजेशंस मैं इनको दे रहा हूँ प्योरली बेस्ड ऑन पैसों की जरूरत कब है, तो उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर एसेट से पैसे निकालेंगे। और क्विकली इनके पोर्टफोलियो पर अगर राय दे सके तो। वेल, मैंने देखा पोर्टफोलियो तो अच्छा बैलेंस है, बिटवीन मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, ईएलएसएस है, हाइब्रिड फंड है। सो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अच्छा है और जो स्कीम्स हैं विद इन ईच कैटेगरी वो भी अच्छी हैं। कोई बदलाव इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम यहाँ पर दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला रोकते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। फंडनामा में इस हफ्ते हम एक सवाल अपने सभी एक्सपर्ट से कर रहे हैं। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर आपको 3 साल के लिए निवेश करना है और आप डेट कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके सामने क्या ऑप्शंस है और बेहतर विकल्प क्या होगा आपके लिए। अब मैंने 3 नाम चुने हैं और वो नाम हर्ष इस बेसिस पे चुने हैं कि ज़्यादातर जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं टीवी पर वो इन तीनों कैटेगरी का नाम लेते हैं। एक है कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड और मीडियम ड्यूरेशन फंड। इन तीनों में बहुतों की राय है कि 3 साल का अगर नज़रिया है निवेश करने का, डेट में जाना चाहते हैं, तो इन तीनों में से सबने अलग अलग कहा कि ये होना चाहिए, इसमें निवेश करो, इसमें निवेश करो। 3 कैटेगरी है, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड और मीडियम ड्यूरेशन फंड। इन तीनों में अलग अलग जो इन एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि 3 साल का नज़रिया तो इसमें निवेश कर सकते हैं। हमने इस हफ्ते प्रॉब्लिन, बलवंत जी और विशाल, इन तीनों से अभी तक बात की है। मैं उनकी राय क्या है तब तक आपको ये बता देती हूँ। प्रॉब्लिन का कहना है कि भाई अगर आपको निवेश करना है इन तीनों में, तो उनकी जो फेवरेट कैटेगरी है वो है कॉरपोरेट डेट फंड। विशाल ने कहा था तीनों में बांट के लगाइए, और बलवंत जी की राय थी कि इन तीनों में से कोई नहीं, आप बैंकिंग एंड पीएसयू में लगाएं। हर्ष, तो आपकी बताएं, आपकी पसंद क्या होगी इन तीनों में से और क्यों? जैसे मैंने कहा कि सेबी ने डेट जो एसेट्स है उससे 16 कैटेगरीज बनाई है। हर कैटेगरी का एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन है और अलग अलग उसके फायदे हैं। मैं आपको ये तीनों स्कीम्स को 2 पैरामीटर्स पे हम बता दें सारे दर्शकों को, ताकि वो डिसीजन लेने के पहले वो भी समझ सके क्यों लेना और किस तरह से उन्हें इवेल्युएट करना है। तो एक है कि पोर्टफोलियो का एवरेज मैच्योरिटी क्या है। जो भी इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो, मीडियम टर्म फंड हो या डायनेमिक बॉन्ड फंड हो, उसका एवरेज पोर्टफोलियो मैच्योरिटी का ड्यूरेशन जो हम बोलते हैं। दूसरा है कि क्रेडिट क्वालिटी, बेसिकली किस कैटेगरी, ट्रिपल ए रेटेड, डबल ए या सिंगल ए, किस क्रेडिट क्वालिटी के पेपर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। और तीनों में एक्चुअली आप देखेंगे फर्क है। क्या फर्क है वो ये है, अगर हम पहले लेते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसमें हम अगर देखें तो जो क्वालिटी, जो क्रेडिट रेटिंग है, क्वालिटी ऑफ पेपर, इसको एक इन्वेस्टर को मालूम होता है, क्योंकि सेबी ने डिस्क्राइब किया है और बोला है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 80% मिनिमम आपका ट्रिपल ए रेटेड पेपर में होना चाहिए। तो ये एक इन्वेस्टर को मालूम होता है कि मिनिमम 80% का जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रिपल ए बेस्ट रेटेड पेपर्स में होने वाला है। लेकिन एवरेज मैच्योरिटी, जो ड्यूरेशन है, वो छोड़ दिया गया है फंड हाउसेस पे। तो हम देखेंगे कि जो भी इस कैटेगरी की स्कीम्स हैं, इसमें आपको ऐसी भी स्कीम्स मिलेगी जिनकी एवरेज मैच्योरिटी, जो मैच्योर ड्यूरेशन है, वो 1 साल का है, और कई हैं जो 7 से 8 साल का भी ड्यूरेशन इनके पास है। तो क्वालिटी, क्रेडिट क्वालिटी जो है वो मालूम होती है, लेकिन
आपका ड्यूरेशन नहीं मालूम होता। तो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी का असर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में देखने मिल सकता है। अगर हम डायनामिक बॉन्ड फंड लें, इसमें बहुत क्लियरली बताया गया कि आप कोई भी मेच्योरिटी के पेपर्स ले सकते हैं और कोई भी क्रेडिट क्वालिटी ले सकते हैं जो आपको डिसाइड करना है। तो इस कैटेगरी में जब आप कोई भी एक इन्वेस्टर पैसे लगाता है, उसे ये नहीं मालूम होता है कि क्या मुझे पूरे ट्रिपल ए रेटेड पेपर मिलने वाले हैं कि उसमें कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, क्योंकि सेबी द्वारा कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। अगर आपके लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो है क्वालिटी ऑफ पेपर, मतलब कि जो आपकी स्कीम है या कैटेगरी है वो कहाँ निवेश कर रही है, तो आपको कॉरपोरेट बॉन्ड फंड आपको देखना चाहिए 3 साल के नज़रिए से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेबी का मैंडेट कहता है कि आपको फंड मैनेजर को कम से कम 80% का जो निवेश है वो ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स या सिक्योरिटीज़ में करना होगा। तो वो गारंटी करता है कि थोड़ी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लिक्विडिटी रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैसा कोई फ़ंड लिया जाए, ऐसी कैटेगरी जहां इसका जो एवरेज मैच्योरिटी ड्यूरेशन है वो आपके निवेश की अवधि से मैच करे, आपके लिए वो प्रायोरिटी पर है, तो आपके लिए मीडियम टर्म बॉन्ड फंड लेना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हर्ष की राय, 2 अलग अलग क्राइटेरिया पे 2 अलग अलग चॉइस। हर्ष अगर सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब भी हमारे एक्सपर्ट आपको दें तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेज सकते हैं वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। सवाल जब भी लिखते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर लिखिए ताकि हम आपसे बात कर सकें, आपके सवाल को और बेहतर तरीके से समझ सकें। सवाल अगर आपका हम नहीं ले पा रहे हैं तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे सवाल आते हैं तो आपका नंबर आएगा, इसके लिए नाराज़ ना हो। और सवाल आप किसी भी भाषा में लिखिए, अंग्रेज़ी या हिंदी में, ये आपकी मर्ज़ी पर है। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।